हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग जो 2025 के लिए जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो इंटरनेट वाला जो पब्लिकेशन आता है, जो पब्लिश हुआ है, इंटरनेट वाला जो मॉडल पेपर पब्लिश हुआ है, उसी का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग साइंस का सेट 1 कंप्लीटली, इसमें जो 80 MCQ होते हैं वो सारे के सारे हम लोग डिटेल से कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, फाइनल एग्जाम में आप लोगों को ओनली 50%, दैट मीन्स 40 MCQ ही बनाना होता है, जिसमें अभी जो है हम लोग पूरे के पूरे 80 MCQ करेंगे, जिससे आप लोगों को कंसेप्ट और आपका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन जो है और बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया हुआ है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। अगर किसी प्रकाश स्रोत को, जैसे बल्ब वगैरह हो गया, उसको अगर किसी अपारदर्शी वस्तु के सामने रख देते हैं तो पीछे उसके क्या बनता है, तो छाया बन जाता है। जैसे हम लोग ही किसी प्रकाश के सामने खड़े हो जाते हैं तो उसके पीछे जो है उसका छाया बन जाता है। याद रखना है, छाया बनेगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, ये समतल दर्पण हो गया, ये इसका सतह हो गया। और फोकस दूरी बनाने के लिए हम लोग दर्पण पर लंबवत या प्रधान अक्ष, इसको अगर मान लेते हैं हम लोग, तो प्रधान अक्ष से समानांतर किरण लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये किरण जो है दर्पण पर लंबवत आपतित हो रही है, और लंबवत आपतित होती है तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है। और जब ये प्रधान अक्ष के समानांतर किरण जा रही है तो मानते हैं हम लोग कि ये अनंत पर एक दूसरे को काटेगी, इसलिए इसका फोकस दूरी जो होता है वो अनंत होता है। ठीक है, याद रखना है। दूसरी बात कि समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और इसका जो आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है हमेशा, और ये +1 ही होता है हमेशा, याद रखना है। ठीक है, आवर्धन। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग को पता है क्षमता जो होती है किसी भी लेंस की क्षमता, उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और उत्तल लेंस जो होता है उसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर दिया है 1 मीटर। और याद रखना है, जब मीटर में हो तो हम लोगों को फॉर्मूला 1/f ही लगाना होता है। जब सेंटीमीटर में होता है तो P का फॉर्मूला हम लोग 100/f लिखते हैं, जब सेंटीमीटर में रहता है तो इसको जब हम लोग यहाँ 1 मीटर दिया है तो 1/1 कर लेंगे, दैट मीन्स 1 डायोप्टर हम लोग का आएगा, वो भी प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पर +1 डायोप्टर हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस वैसे लेंस को कहा जाता है जो प्रकाश के किरण को परावर्तित मतलब अपवर्तित कर देता है। अपवर्तित नहीं बोल सकते हैं, वैसे बोला जाता है किरणों को फैला देता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं अवतल लेंस में जब प्रधान अक्ष से समानांतर हम लोग किरण को लाते हैं तो ये चारों तरफ फैला देता है। ठीक है ना। और उत्तल लेंस जो होता है किसी बिंदु पर सारे के सारे किरणों को, प्रधान अक्ष से समानांतर आने वाली किरणों को फोकस पर एकत्रित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि हर एक माध्यम में माध्यम का घनत्व जो होता है वो अलग अलग होता है। और याद रखना है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल बहुत कम होती है। जैसे हीरा का अपवर्तनांक बात किया जाए तो याद रखना है, हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो 2.42 होता है, याद रखना है। और अपवर्तनांक का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, वो मात्रक विहीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है इस प्रकार से है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो यहाँ क्वेश्चन आ भी गया, तो याद रखना है आवर्धन जो होता है वो मात्रक विहीन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, हीरा जो होता है उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है 2.42 होता है, याद रखना है हीरा का अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस बनाता है। अभिसारी लेंस अर्थात उत्तल लेंस का बात कर रहा है, और उत्तल लेंस दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, याद रखना। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आकाश का रंग नीला रंग होना
किस परिघटना का परिमाण है। मतलब आकाश का रंग जो होता है नीला दिखाई पड़ता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग, पता है पृथ्वी के चारों तरफ जो है वायुमंडल है, और इसी में जब श्वेत प्रकाश पहुंचती है तो जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है वो यहाँ पर वायु में उपस्थित कणों के द्वारा अवशोषित करके और चारों तरफ फैला दिया जाता है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो प्राथमिक रंग 3 होता है, याद रखना। एक ट्रिक होता है लहन, लहन से याद रख सकते हैं लाल, हरा और नीला। इसमें ऑप्शन में है लाल, नीला और हरा, तो इसमें से सभी आंसर हो जाएगा। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रकाश सेंसिटिव जो होती है सेल कोशिकाएं कहाँ पर उपस्थित होती है, तो याद रखना है कि पुतली में उपस्थित होती है सबसे ज्यादा सुग्राही, ठीक है ना। इसी से प्रकाश जो होता है आंख में प्रवेश करता है। कॉर्निया जो होता है आंख के बाहर वाला, सबसे बाहर वाला श्वेत वाला जो पार्ट होता है, अगर ह्यूमन आई का हम लोग बात करें तो बाहर जो ये उभरा हुआ भाग होता है, उभरे हुए भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। और यहाँ पर सफेद वाला जो भाग होता है वही कहलाता है कॉर्निया। यहाँ से हम लोग का पुतली होता है जहां से प्रकाश एंटर करता है, और आंख में जो होता है हम लोग का उत्तल लेंस लगा होता है, याद रखना है। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है दूरदृष्टि दोष में दूर छोटा शब्द है, इसलिए उत्तल लेंस सही आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष को उपचार करने के लिए करते हैं, और बेलनाकार लेंस का प्रयोग हम लोग अबिंदुकता के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है। दैट मीन्स आंख पर अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कितना समय तक उसका प्रतिबिंब बना रहता है, तो 1/16 सेकेंड तक, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होगा, तो हम लोग जानते हैं विद्युत शक्ति जो होता है उसी का मात्रक वाट होता है, और P बराबर होता है W/T, ठीक है। और W जो है वो क्या है, कार्य है, और कार्य का ही ऐसे ही मात्रक होता है जूल, और समय का होता है सेकेंड। तो जूल बटा सेकेंड होता है किसका, शक्ति का, वाट का, ठीक है। तो वाट बराबर हो जाएगा जूल पर सेकेंड। यहाँ जूल पर सेकेंड यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो याद रखना है 1 किलोवाट घंटा जो होता है ये ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक होता है जो 1 यूनिट के बराबर होता है। अगर इसमें जूल पूछे, क्योंकि ये ऊर्जा का मात्रक है तो इसको जूल में भी बदल सकते हैं हम लोग, तो ये जूल होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है, ठीक है, याद रखना है। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक जो होता है वो वाट होता है। वोल्ट जो होता है विभव या विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है, याद रखना है, विभव या विभवांतर दोनों में से कोई पूछे ऐसे ही मात्रक जो होगा वोल्ट होगा। जूल ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है, और न्यूटन जो होता है बल का ऐसे मात्रक होता है, और आवेश का ऐसे मात्रक कूलॉम होता है, याद रखना है। अगला दिया है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, क्वेश्चन आ ही गया, तो ये होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो याद रखना है अंगूठा का नियम जो है वो फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया है, याद रखना है। मैक्सवेल जो है ये भी हम लोग का, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि दाहिने हाथ की मुट्ठी में, ये मैक्सवेल जो थे एक स्टेटमेंट दिए थे कि दाहिने हाथ की मुट्ठी में किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा जो है धारा की दिशा को बताए, तो अन्य सभी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो यहाँ मैक्सवेल हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सवेल ये दिए हुए हैं। फ्लेमिंग जो है ये वाम और दक्षिण हस्त नियम दिए थे, लेकिन अंगूठा का नियम ये नहीं दिए हुए थे। और स्टेट जो है यही सबसे पहले बताए थे कि किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह होने पर उसमें चुंबकीय चुंबकीय गुण भी उत्पन्न होता है। अगला है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत फ्यूज देखते हैं जब हम लोग का गर्म होता है तो उसमें का तार जो होता है वो टूट जाता है, तो यानी गर्म होने पर यानी ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है।
एक एम फॉर मिली होता है, और मिली में याद रखना है 10 की घात 3 एम्पियर होता है। अगर माइक्रो रहता है, ऐसे माइक्रो एम्पियर रहता तो 10 के घात -6 एम्पियर हो जाता। अगर नैनो रहता, नैनो एम्पियर, तो 10 के घात -9 एम्पियर हो जाता। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। और एक एंगस्ट्रम में याद रखना है 10 के घात -10 मीटर होता है। ठीक है, याद रखना है, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? तो मान बढ़ाना हो तो श्रेणी क्रम में हम लोग को जोड़ना चाहिए। अगला है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। ठीक है ना, उसके बाद याद रखना है लोहा जो होता है इसका संकेत Fe होता है, चांदी जो होता है उसका Ag होता है, तांबा जो होता है उसका Cu होता है, कॉपर होता है। ठीक है ना, नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? कौन है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, इसी के बढ़ने से विश्व उष्णन होता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवों से उत्पन्न ईंधन को जीवाश्म ईंधन बोलते हैं हम लोग। इसमें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, सभी के सभी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? आखिर कैसे उसमें ऊर्जाएं उत्पन्न होती है? तो उसमें नाभिकीय संलयन के द्वारा जो होता है ऊर्जा उत्पन्न होती है। और परमाणु बम वगैरह जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो भारत में जो भी वर्तमान में बांध बनाई गई है उन सब का उद्देश्य होता है अलग अलग, बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे सिंचाई करना, जल की आवश्यकता होने पर पूर्ति कराना, बिजली उत्पादन करना, मछली पालन करना, ये सारा का सारा उद्देश्य है। इसलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, इसलिए इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। खिलौनों में किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो खिलौने जो होते हैं उसमें हम लोग सौर सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सौर सेल का हम लोग प्रयोग करते हैं ताकि जो है वो चार्ज हो सके और उसका उपयोग लगातार अधिक समय तक हो सके। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है ना, जब जल में हम लोग विद्युत धारा को प्रवाह करते हैं तो उसमें जो कैथोड होता है, ये हम लोग का एनोड हो गया, दूसरा कैथोड होता है, तो उसमें कौन से मतलब गैस यहाँ से उत्पन्न होती है कैथोड से? तो जब हम लोग जल में विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो इसमें दो आयन प्राप्त होता है, एक O- और दूसरा H+। कैथोड हम लोग को पता है कि नेचर में माइनस होता है और इस पर होता है प्लस आवेश, तो ये प्लस वाला जो होता है माइनस पर जाता है, दैट मीन्स कैथोड से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। नीचे दिए गए अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर याद रखना है कि कार्बन जो है ऑक्सीकृत हुआ है। ठीक है ना, तो कार्बन ऑक्सीकृत यानी उपचयित हो रहा है। ठीक है, उसका उपचयन हो रहा है। ठीक है ना, अगला है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? तो याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है और अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पादन होता है। ठीक है ना, इसका रिएक्शन देखें तो Zn है हम लोग का, जस्ता जिंक हो गया और दूसरा HCl है। इसकी अभिक्रिया कराएंगे, जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित करके बनाएगा ZnCl2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? तो याद रखना जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग प्रवाहित करते हैं तो वो दूधिया कर देता है, और जब ज्यादा मात्रा में हम लोग प्रवाहित कर देते हैं तो वो पारदर्शी बना देता है उसे। निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र है? तो जब हम लोग बाजार से लाते हैं कली चूना जो CaO होता है और उसमें जब हम लोग जल को मिला देते हैं तो ये बन के तैयार हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस, और इसी को हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। अगला है, दंत मंजन प्राय होते हैं। तो दंत मंजन जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं ताकि हमारे मुंह जो है कि अम्लीयता को दूर कर सके। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखना है उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, याद रखना है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, और
फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, याद रखना है, ठीक है, चींटी के डंक में। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र MgOH का होल ट्वाइस होता है और इसका पीएच मान 10.5 होता है। जस्ता का अयस्क क्या है इसमें? तो याद रखना है बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, सिनेबार HgS मरकरी का अयस्क है, सोडियम क्लोराइड एक लवण है और जिंक ब्लेड ZnS जो होता है यही जस्ता का अयस्क होता है। धातु को जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह कौन सा धातु है ये बताना है। तो याद रखना है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है हम लोगों का? सोना होता है जो अम्ल राज में घुलता है। अम्ल राज बनाने के लिए हम लोग HCl और HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को मिलाते हैं जिसमें इनका अनुपात 3:1 होता है, याद रखना है, ठीक है ना। 3 मोल में HCl लेना है और 1 मोल में HNO3 लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है ये बताना है। आयनिक यौगिक नहीं है मतलब सहसंयोजक यौगिक है। तो CO2 जो होता है सहसंयोजक यौगिक होता है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो होता है इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, ठीक है, याद रखना है। हीलियम गैस क्या है? तो हीलियम गैस जो होता है अक्रिय गैस होता है जिसको 0 वर्ग या 18वें वर्ग में रखा गया है और उसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे अक्रिय होते हैं, जिसमें हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया और रेडॉन हो गया, ठीक है, इतने एलिमेंट होते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? तो याद रखना है हीरा होता है, इसका घनत्व तो बहुत ही अधिक होता है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो बेंजीन का जो होता है C6H6 होता है। इसका संरचना सूत्र हम लोग देखें तो इस तरह से हम लोग इसके संरचना सूत्र को दिखा सकते हैं। ये बेंजीन का संरचना सूत्र है जिसमें कार्बन 6 और हाइड्रोजन भी 6 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंधन होते हैं? तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इसके बीच केवल और केवल एक बंधन होता है, दैट मीन्स एक आबंध होता है, ठीक है, एक आबंध। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको फॉर्मूला होता है इसका CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखना है C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, याद रखना है। ये जो सूत्र है ये ग्लूकोज का है, ठीक है, और नीचे वाला जो सूत्र है ये एसिटिक अम्ल का है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। और ये जो है ये CH3CHO जो है ये है एथेनॉल का, एथेनॉल का होता है, एल्डिहाइड समूह का एक तत्व है, ठीक है, यौगिक है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो याद रखना है जो एल्कीन या एल्काइन का होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है, तो ऑप्शन डी हम लोग का एल्काइन का है, जिसका सामान्य एल्कीन का है जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ये एल्कीन समूह का यौगिक है और याद रखना है एल्कीन या एल्काइन समूह का यौगिक रहता है तो वो ज्यादा क्रियाशील होता है, याद रखना है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड को अपनाया था? तो याद रखना है परमाणु द्रव्यमान को अपने मापदंड में लिए थे और परमाणु संख्या के आधार पर वर्तमान का मतलब आधुनिक आवर्त सारणी जो है जो मोस्ले के द्वारा दिया गया है वो हम लोग का परमाणु संख्या पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है? तो क्षार धातु जो होता है वो हम लोगों का वर्ग 1 के तत्व को हम लोग क्षार धातु बोलते हैं, तो याद रखना है। तो इसमें मैग्नीशियम जो है वो क्षार धातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? तो हैलोजन समूह का होता है कल, फिर, बाहर, आई, आंटी। तो इसमें देखेंगे Br जो है ब्रोमीन हम लोगों का इसमें उपस्थित है और याद रखना है ब्रोमीन एक अधातु है जो सामान्यता पर द्रव अवस्था में होता है, ये बात याद रखना है। एक तो अधातु है और दूसरी बात याद रखना है कि ये द्रव अवस्था में उपस्थित होता है।
जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो जिंक की परमाणु संख्या जो होती है वो 30 होती है, ठीक है ना। कॉपर जो होता है उसका परमाणु संख्या होता है 29, ठीक है। निकेल जो होता है उसका होता है 28, ठीक है। और 27 जो होता है वो होता है आयरन का होता है, ठीक है, याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो विद्युत ऋणात्मक अधातुएं होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, और धातुएं जो होती है वो विद्युत धनात्मक होती हैं, याद रखना है, विद्युत धनात्मक, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, ठीक है। अगला दिया हुआ है, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी? तो खेजड़ी जगह है, याद रखना है, जहां पर महिलाएं जो है मतलब पेड़ को बचाने के लिए, चिपको आंदोलन में पेड़ की रक्षा करने के लिए अपनी जाने दी थी। निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाती है? तो यहाँ बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण जो है वो मतलब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? वस्तु का फिर से प्रयोग करना, वस्तु का फिर से रीयूज करना, वस्तु के उपयोग में कमी लाना, इनमें सभी हो जाएगा। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। और सिलिकॉन जो है एक उपधातु है, ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो बायोगैस जो होता है इसका मुख्य अवयव होता है मीथेन, जो लगभग 75% उपस्थित होता है। और भी उसमें गैसें पाई जाती है जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे उपस्थित होते हैं, लेकिन 75% उसमें उपस्थित रहता है बायोगैस में CH4 मीथेन गैस होता है। अगला है, मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को हम लोग बोलते हैं इनामिल, याद रखना है। अस्थि मतलब हड्डी, मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती है, याद रखना है। हड्डी के कोशिका को ऑस्टियोब्लास्टिस कहा जाता है, ऑस्टियोब्लास्टिस कहा जाता है, ठीक है ना, ब्लास्टिस, ऑस्टियोब्लास्टिस कहा जाता है। मज्जा डेंटाइन जो होता है, दांत के दूसरे परत को हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। यहाँ पर एक आता है अस्थि मज्जा, ठीक है। अस्थि मज्जा जो होता है वैसा स्थान होता है, बोन मैरो जिसको बोला जाता है, जहां पर रक्त कोशिका यानी WBC, RBC, है ना, और प्लेटलेट्स, ये सभी की निर्माण होते हैं, सभी का निर्माण होता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो याद रखना है, अग्नाशय जो एंजाइम, यहाँ पर देखो 57, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है अमाशय में, ठीक है ना। यकृत के बारे में याद रखना है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है ना, याद रखना है। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है, पता है हम लोग को। अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि होती है, और अग्नाशय में एक लैंगरहैंस की द्वीपिका में बीटा सेल होता है जिससे से निकलता है इंसुलिन, और इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इसकी वृद्धि हो जाती है, या वृद्धि नहीं कमी हो जाती है, तो मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से वसा के पाचन में कौन सहायक होता है? तो जो यही अग्नाशय होता है, इससे हम लोग का पूर्ण पाचक एंजाइम यानी लैट भी प्राप्त होता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज जो होता है यही वसा का पाचन करता है, याद रखना है, ठीक है ना, लाइपेज सही आंसर हो जाएगा। पीत का रंग कैसा होता है? तो पीत का रंग जो होता है वो हरा होता है। इसका pH मान जो होता है 7.8 होता है, और इसका निर्माण यकृत करता है, याद रखना है, ठीक है। पौधे में श्वसन होती है, तो पौधों में श्वसन तना से भी, पत्तियों से भी और जड़ से भी होती है, इनमें सभी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 61। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य जीवों की भांति जो होते हैं हरे पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। किण्वन के फल स्वरूप, याद रखना है, किण्वन जो होता है, किण्वन, इसके फल स्वरूप ATP का कितने निर्माण होता है? तो याद रखना है,
केवल 2 एटीपी का निर्माण होता है। किण्वन जो होता है एक अवायवीय श्वसन है, ठीक है, अवायवीय श्वसन होता है जो ईस्ट द्वारा संपन्न किया जाता है, याद रखना है ईस्ट द्वारा, ठीक है, उतने डिटेल में नहीं जाना है लेकिन याद रखना है ईस्ट द्वारा जो है, नहीं तो इसमें होता है माइक्रोबैसिलस सेरिबिसी होता है जो ईस्ट का एक प्रजाति होता है, वही किण्वन द्वारा जो है लोग जो है शराब वगैरह बनाते हैं, ठीक है। सामान्य डाइस्टोल, डाइस्टोल जो होता है वो होता है 80 mm ऑफ Hg, सिस्टोल जो होता है वो होता है 120 mm ऑफ Hg। पौधों में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन किस अंगों में होता है, तो याद रखना है पत्तियों में होता है। पत्तियों में उपस्थित जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्र या स्टोमाटा कहा जाता है, उसी से वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है, स्टोमाटा से। अस्थि क्या है, तो अस्थि एक प्रकार का याद रखना है ऊतक है, ठीक है ना, अस्थि जो है एक हम लोग का ऊतक है। पादप में अपशिष्ट संचित होते हैं, पादप में जो हानिकारक या जो अवांछनीय पदार्थ होता है, जो खराब पदार्थ होता है, किसमें उपस्थित होता है, तो छाल में, पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इन सभी में हो जाएगा। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो याद रखना नेफ्रॉन कहा जाता है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं, टैनिन, रेजिन, गोंद, ये सभी जो है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ठीक है। अगला है स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है, मतलब कहाँ, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जहां पर सारे के सारे स्मृतियां यादें रहती हैं, तो सेरिब्रम में रहता है, याद रखना है। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है, जड़ का नीचे की ओर वृद्धि क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन जो होता है एक नर लैंगिक हार्मोन होता है जो वृषण से, ठीक है ना, वृषण से स्रावित होता है, ठीक है, वृषण से स्रावित होता है, ठीक है ना। एक और हार्मोन याद रखना है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये भी एक नर हार्मोन है। और मादा हार्मोन में 3 आता है, याद रखना है, मादा लैंगिक हार्मोन में 3 आता है। कौन कौन सा आता है, तो एक आता है एंड्रोजन, एक सेकेंड, एंड्रोजन जो होता है ये नर का होता है, ठीक है, तो यहाँ पर वृषण नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा अंडाशय, ठीक है। दूसरा एंड्रोजन नर का होता है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन हो जाएगा। दूसरा रिलैक्सिन, तीसरा ऑक्सीटोसिन, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। वैसे एक आता है एलएच और एफएसएच, ठीक है, और एक और होता है प्रोजेस्टेरॉन, याद रखना है प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे के सारे मादा में होती है, ठीक है। ये एलएच और एफएसएच जो होता है नर और मादा दोनों में हेल्प करता है युग्मक को स्रावित करने में, ठीक है। स्वपरागन निम्न में से किन पौधों में होता है, तो स्वपरागन मतलब कि वैसे पौधे जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी पुंकेसर और स्टिकेसर एक ही पौधे में होते हैं, उसी में स्वपरागन हो सकता है, तो वो उभयलिंगी कहलाते हैं। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, तो याद रखना है, मतलब देखिए गर्भाशय जो होता है हम लोग का, जिसका संरचना लगभग अगर हम लोग बनाए तो इस तरह से बन सकता है, ठीक है, ठीक है, तो ऊपर जो होता है 3 परतें होती है, 3 परत, और फिर साइड में भी 3 परतें होती है, ठीक है। तो ये जो परतें हैं इस तरह से, ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम लोग फंडस बोलते हैं, और ये जो है सबसे अंदर वाला भाग इंडोमेट्रियम, मेजोमेट्रियम और एक्स्ट्रोमेट्रियम होती है। तो यहाँ फंडस में भी यहाँ पर भ्रूण का विकास हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है जब युग्मक बन जाता है तो वो यहाँ से आता है आगे की ओर और यहाँ पर आकर और उसका विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये इंडोमेट्रियम जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो ये कंफर्म याद रखना है, शुक्रवाहिका ही होता है और यही पूछता है हमेशा, ठीक है। अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। और चार्ल्स डार्विन जो थे, ये जो चार्ल्स डार्विन भी काफी फेमस एक बायोलॉजिस्ट हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने प्रकृति चयन का सिद्धांत दिया है। मेंडल जो थे किस देश के ईसाइयों के एक मठ में पादरी का कार्य कर रहे थे? तो ऑस्ट्रिया में, ठीक है ना, याद रखना है, ऑस्ट्रिया में थे। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया याद रखना है। इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित होता है? तो जगत होता है। दो जगत होता है, एक प्राणी जगत और पादप जगत होता है, याद रखना है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण इसमें कौन है? तो जीवाणु, कवक, शैवाल। जीवाणु और कवक हो जाएगा उपभोक्ता के रूप में। शैवाल जो होता है ये उत्पादक होता है, याद रखना है। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, तो जो भोजन को उत्पादन करते हैं यानी हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं, और जो उत्पादक को खाता है वो कहलाता है प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, और शाकाहारी को जो खाता है वो कहलाता है द्वितीयक उपभोक्ता, और वो क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं, ठीक है ना। तो मांसाहारी होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा उपभोक्ता में आ जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? तो ओनली 10% जो होता है, उत्पादक जितना अपना भोजन बनाया उससे आगे 10% केवल जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता में। ये जितना ऊर्जा प्राप्त किया उससे केवल 10% आगे जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता में, और इसी तरह से प्रवाह होने लगता है और एक दिशीय होता है। याद रखना है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट इसका सेट जो है कंप्लीट कर लिए। पूरा डिटेल से आप लोगों को बताया गया, बहुत ध्यान से। अगर नहीं समझ में आया हो तो बार बार आप लोगों को रिपीट करके देखना है। इसी बेसिस आएगा आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आप लोग आसानी से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सेट 1 हम लोग का समाप्त होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय।